हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लेकर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बाल विकास के लिए आपका जो है वो स्क्रीन पर है। यानी कि पहला क्वेश्चन कहता है भाई कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो है वो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है। तो वो कब सीखता है एग्जैक्टली वो पूछना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सीखता है। तो क्या वो अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपको इसमें सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो विकास की जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था। ये हम सबको पता है। तो ये जो है, इस अवस्था में बालक जो है किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है ना। और किसके थ्रू सीखेगा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जो है बच्चा यहाँ पे सीखता है। यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है। अब इसमें वो करता क्या क्या है? देखता है, छूता है, चीज़ों के पास पहुँचता है, कोई पेंसिल रखी उसे पकड़ने जाता है, या फिर अंगूठा चूसना हुआ, या फिर कोई भी स्वतः जो सहज क्रियाएं वो करता है। उसी से हमको पता चलता है कि भाई जो ये इंद्रियों के थ्रू जो है वो लर्निंग अपनी कर रहा है। और भाषा का अनुकरण करने लगता है वो, यानी कि आवाज़, प्रकाश के प्रति जो भी प्रक्रिया करता है वो, है ना। जैसे कि कुछ नहीं मिला तो रोने लगना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वो एग्जैक्टली जो है वो इंद्रियों के थ्रू कर रहा है। ठीक है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो हंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कब? पूरी बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो देखिए, इसका तो क्वेश्चन हम बार बार करके मतलब बोलते हैं ना भाई, उबिया चुके हैं। तो आपको सही आंसर तो पता ही हो चुका होगा कि भाई सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है वो किशोरावस्था के दौरान होता है भाई। तो इस अवस्था में किशोरों के समूह निर्माण की जो प्रवृत्ति है, मैत्री भावना का विकास भी होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, समूह के प्रति इनकी जो है वो भक्ति भावना जागृत हो जाती है इस एज में, और सामाजिक जो परिपक्वता की भावना है उसमें भी इनका जो है वो विकास होता है। मतलब कह सकते हैं चहुमुखी विकास होता है, यानी कि बहिर्मुखी भी हम इसे कह सकते हैं। और जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध एवं गहन व जटिल भी बनाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो भाई आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? तो गत्यात्मकता, स्थिर, या फिर प्राथमिक, या फिर गौण। तो आनुवंशिकता एग्जैक्टली क्या है? हेरिडिटी जो है वो क्या है? तो वंशानुक्रम की अगर हम बात करें, या फिर आनुवंशिक गुणों की, हेरिडिटरी जो उनके गुण हैं उसकी अगर मैं बात करूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से जो ये प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है ना। ये स्थिर होता है, दैट मीन्स कि ये चलते नहीं रहता है। ठीक है, स्थिर रहना कि डजंट मीन कि वो चलता है। ठीक है, स्थिर रहना यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। अब ये जो है वातावरणीय प्रभाव से इस गुणों को जो है वो दिशा व दशा दोनों भी मिलती है। इसीलिए वातावरण जो है वो सामाजिक संरचना व गत्यात्मक पहलू जो भी है, इन दोनों के लिए ये जो है वंशानुक्रम जो है वो एक स्थिर पहलू हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वेटरी जो बिहेवियर है उस पर आधारित होता है। तो सीखने के डैश के सिद्धांत से ये संबंध रखता है। तो किस सिद्धांत से ये संबंध रखता है भाई? तो क्या ये व्यवहारवादी से, संरचनावादी, संज्ञानवादी, या फिर विकासवादी? तो अगर बात करते, देखिए अगर यह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का अगर मानना हम देखें, तो उनके हिसाब से सीखने की जो प्रक्रिया है ये एक उद्दीपक उसके होने, मतलब उसके लिए जो है वो एक उद्दीपक होना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे कि हमें कुछ चाहिए, अब एग्जाम में 120 क्रैक करना है, ये हमारा क्या है? उद्दीपक है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, है ना। अगर 120 नहीं लाना, जस्ट खाली पास होना, 90 मार्क्स लेके आना, तो दैट्स इट। फिर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट डजंट मीन कि आपके ऐसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता भी है, या फिर कह सकते हैं प्रतिक्रिया के प्राप्त होने वाले जो भी परिणाम है उसको ध्यान में रख के वो सीखता है। तो इसका मानना ये भी है कि भाई सीखना जो है वो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, और इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ये बात कर रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत से जो है वो संबंध
रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं अगर समझ के लिए शिक्षण, यानी कि ये क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली, विद्यार्थियों को एकांकित तत्व तथा जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं उनको याद करने के लिए योग्य बनाना और उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता। ये एकमात्र रटने पे जो है ना वो बल देता है, तो इसलिए जो समझ है ना इसके लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी की, विद्यार्थी जो है वो एकांकित तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यहाँ पे हमको पूछा क्या था एग्जैक्टली, एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने डायरेक्टली आपको आंसर लीड कर दिया है। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछा है प्रदर्शित नहीं करता, नहीं जब भी पूछे तो सबसे पहले आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, कहीं पे भी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई नहीं को ना जब पूछे नहीं तो भाई नहीं को पहले अंडरलाइन कर लो, कॉमा कर लो, उसको ब्रैकेट में डाल लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन कर लो याद से। ठीक है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आंसर यहाँ पे भाई क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यानी देखो ना यार, उनको रटने पे बल दिया जा रहा है ना, याद करने के योग्य बनाना मतलब क्या है, रटने पे बल दिया जा रहा है जो कि नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, तो भाई उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है वो एक्सप्लेन करो। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने, तो उसको जो है एग्जाम्पल्स देना और उपलब्ध कराना कि भाई विद्यार्थियों को क्या है एग्जैक्टली उसके थ्रू पढ़ाना। नियम जो है उनको पढ़ाने से पहले जो है वो एग्जाम्पल्स देना, उसके थ्रू उनको पढ़ाना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन क्या नहीं हमको कराना है, विद्यार्थी को जो है ना वो मतलब रटने पर बल नहीं देना। ये ऑप्शन टोटली बोलते हैं ना रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्या प्रदर्शित नहीं करता है पूछा है समझ के लिए शिक्षण को, तो वो है आपका विद्यार्थियों को एकांकी तथा तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। हमको उसके लिए उसको योग्य नहीं बनाना है, रटने के लिए योग्य नहीं बनाना है, समझने के लिए योग्य बनाना है, ताकि वो अपना खुद अच्छा बुरा समझ सके। आइए बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। यहाँ पे तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए क्या सही नहीं है, यानी भी पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं हो सकती है। तो नहीं को कर लेंगे हम अंडरलाइन। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा जो है वह प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियों भरे कार्य को पसंद करते हैं, ये सफल होते हैं या फिर उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखिए बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो भाई आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चा है इसके लिए क्या सही नहीं है पूछा है ना, तो क्या सही नहीं है, वे जो है वो कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो जी बिल्कुल वो प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, तो भाई जो टैलेंटेड है उसको जो है वो इजी वर्क में वो बोर हो जाता है। ठीक है, अभी जिसने ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा उसके लिए बोरिंग होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन पहली बार आँख के सामने आएगा तो उससे लग रहा होगा कि यार वाह क्या क्वेश्चन है, मतलब मैं पढ़ लूँ इसको, है ना, ऐसा कभी आ गया एग्जाम में। तो ये हमेशा सफल होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति हमेशा ही सफल हो, तो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा सफल होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ना, ये आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही नहीं के लिए पूछा है ना, आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चा है, मोटिवेटेड बच्चा है, जो इंटरनली जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, उस बच्चे के लिए क्या सही नहीं कि वो हमेशा जो है वो सक्सेसफुली हो। ठीक, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या, लास्ट वाला जो है वो कहता है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो बिल्कुल आनंद आता है भाई, सबको आता है आनंद, हमें आपको सबको आता है। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने जो है वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसने जो है वो उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज अंडरलाइन योर नहीं वाले क्वेश्चंस। आइए देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर्स क्या दिया है। विशेष ध्यान के लिए उन जो है वो समकक्षीय से अलग कर देना, जो उनकी कक्षा में समान रूप से जो बैठे हुए हैं विद्यार्थी उनसे जो है वो
अलग कर देना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें जो है वो चुनौती देना, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। देखिए बात करते हैं अगर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो यहाँ पे जो इनकी योग्यताएं हैं इसकी उपलब्धियों के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनको जो है वो कक्षा से अलग बैठा कर उनको जो है वो समकक्षियों को जो है वो दूसरे कक्ष में बैठाया जाए, ठीक। तो उनको जो है ना अलग नहीं करना है, आप उसी में से भी डिनोट कर सकते हो कि हाँ बच्चा ये टैलेंटेड है तो इसको जो है ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हमको क्या करना है, खाली पूछा है कि भाई डिनोट करना है कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, उसको हमको और समृद्ध कराना है। तो इट डजंट मीन कि उसको भैया उठा के लेके जाओ किसी और क्लास में पटक दो और फिर वहाँ पे उसको अलग से एजुकेशन दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा एनसीईआरटी भी बोलता है, बिल्कुल, अरे एनसीईआरटी कह रहे हैं, एनसीएस भी हमारा कहता है। समकक्षियों को जो है वो उनके समकक्षियों से जो है वो अलग कर देना, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है वो उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें जो है वो चुनौती देना बिल्कुल सही है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना भी सही है, और तनाव को स्थिति जो है वो उसको भी नियंत्रित करना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यानी कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये CTET में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब तो यूपी टेट का भी जो है ना क्वेश्चन पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर जो है वो NCERT बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें भी, लेकिन लेट्स सी जब तक नहीं है आइए देख लेते हैं यहाँ पे। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देखिए बात करते हैं छोटे विद्यार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि भाई वही जो शब्द और विचार इन दोनों को भी जो है वो समझने में कठिनाई हो रही हो उनको, ठीक है। ये जो है ये कठिनाई का चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में पूछा कौन सा लक्षण जो है वो पठन कठिनाई का नहीं होता है, तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई उनको बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ये जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल भी करेक्ट है ये आंसर। सुसंगत वर्तनी में उनको बिल्कुल कठिनाई होगी, वर्ण शब्द पहचानने में कठिनाई हो सकती है। छोटा बच्चा उसको क्या पता कि वर्ण कौन सा है शब्द कौन सा है, ठीक है, उसको बताएंगे उसके बाद पता चलेगा। पठन गति और प्रवाह में भी उसको कठिनाई फील हो सकती है भाई कि क्या है, मतलब स्पीड क्या रखनी है, पॉज कहाँ पे देना है, कैसे पढ़ना है, उसकी प्रवाह में फ्लुएंसी क्या रहनी चाहिए, वो सब में कठिनाई हो सकती है। सुसंगत वर्तनी यानी कि करेक्ट लिखना जो अब क्या है उसमें भी आपका हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई यानी कि आप कुछ उसको बोल रहे हैं ना, कुछ उसको आप सामने से बोल रहे हैं बक रहे हैं, तो उसको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो उसको समझने में वो एक्सपर्ट होता है, छोटा हो या बड़ा कोई भी, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, तो शिक्षार्थियों को जो है वो आत्म नियम की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है आत्म नियम की ओर भाई, तो विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो आत्म नियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने आप से जो है वो अधिगम का परीक्षण करे और उसको जो है वो सीखने की योग्यता उसके अंदर आए। तो 9th वाला जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता जो है वो यहाँ पे आत्म नियम की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, ठीक है, अंडरलाइन ऑलवेज। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम यानी कि अनलर्निंग जब वो सीख नहीं रहा है ये भी एक सीखने का हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना एक कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कुछ अनुभवों परिणाम स्वरूप, मतलब अनुभवों के परिणाम स्वरूप यानी कि जो भी उसके जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है उसके हिसाब से वो घटित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना, ये किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का जो अनुकरण होता है ना उससे जो है वो सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन करना कठिन हो जाता है ना थोड़ा सा, ये कैसे करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं सीखने के लक्षण के रूप में क्या नहीं माना जा सकता है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ठीक है। किसी का व्यवहार का अध्ययन थोड़ी ना सीखना है हमको जो है मेनली क्या है साइकोलॉजी किस पे बेस्ड करती है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड करती है कि किसी बच्चे के जो है व्यवहार एग्जैक्टली क्या है उस पर बेस्ड करती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है खाली सीखने के लक्षण के रूप में,
तो सिर्फ सीखना पूछा है, लर्निंग नहीं पूछा है ना यहाँ पे। तो व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना ऐसा इस रूप में सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद यानी कि क्या है एग्जैक्टली? सूचनाओं को याद करने, पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पे बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पे बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। देखिए यहाँ पे जो रचनावाद का सिद्धांत है ना, वो शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार करके अपना जो है वो दृष्टिकोण निर्मित करने पे बल देता है। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है वो दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बल देता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा है? जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लेके आए, या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो है वो अच्छा हो, पार्श्व यानी कि लेटरल थिंकिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ड्राइंग या पेंटिंग में बहुत ज़्यादा विलक्षण और प्रतिभाशाली हो, या फिर बहुत बुद्धिमान हो। सृजनात्मक व्यक्ति यानी कि सृजनात्मक शिक्षार्थी, सृजनात्मकता मतलब क्या? क्रिएटिवनेस। और क्रिएटिवनेस हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो जो बच्चा है वो लेटरल थिंकिंग में और समस्या समाधान में, हम कहते हैं ना समस्या से मत डरो, समस्या समाधान से डरो भाई, कि समस्या का समाधान अगर आपको नहीं आया ना तो समस्या प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, अगर उसको आपको समस्या का समाधान करने आता है तो प्रॉब्लम डजंट मैटर, कितनी भी आए आप सॉर्ट आउट कर जाएंगे। तो एक सृजनात्मक व्यक्ति कौन सा होगा? सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा होगा? जिसके पास पार्श्व चिंतन या फिर समस्या समाधान में वो जो बच्चा वो अच्छा होगा, जिसके पास लेटरल थिंकिंग होगी, जो क्रिएटिवली सोच सकता है कि इसको मैं इस नहीं इस तरीके से करूँ तो ये सही तरीके से मेरा काम हो जाएगा, वो बच्चा जो है सृजनात्मक कहा जा सकता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो भाई अवधारणाओं का विकास जो है वो किस रूप का हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, या फिर बौद्धिक विकास। देखिए अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो ये विकास का मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का कह सकते हैं कि हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और क्यों? तो देखिए किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि जो है मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, और इसके बारे में जो है सोच के फिर हम अपनी अवधारणा जो है प्रकट करते हैं। पहले किसी के बारे में आप सोचते हैं ना, किसी को अगर आपको मारने पीटने का अगर मन कर रहा है तो पहले दिमाग में आप प्लान बनाते हो ना कि भाई इसको मारने का मन कर रहा है तो मिलेगा तो मारेंगे, ऐसा होता है ना। तो भाई ऐसे ही मतलब ये जो है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है मुख्य रूप से। अवधारणाओं का विकास क्या है? बौद्धिक रूप का बौद्धिक विकास का जो है वो ये हिस्सा है। एग्जाम्पल गलत हो सकता है लेकिन बस जस्ट आपको बताने के लिए है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी किससे भिन्न होते हैं भाई? विकास क्रम से, विकास की सामान्य क्षमता से, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, या फिर विकास की दर से। देखिए बात करें अगर व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहता है, तो भाई ये कहता है कि भाई प्रत्येक बालक और बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। बिल्कुल, और इसी से जो है वह सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इन सभी विकास की दर जो है इनकी चेंज होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे से डिफर करती है ना। तो इसीलिए जो है वह समवयस्कों में भी व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या मेनली चेंज होता है? एक दूसरे से इनकी जो स्तर है विकास की ये डिफर करती है। ठीक है, चेंज होती है, डिफरेंट होती है। कोई बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो वो अगले 4 महीने में भी वॉक करना सीख जाए, मतलब 4 महीने में तो नहीं, मतलब 12 मंथ्स में तो हर कोई बच्चा जो है वो चलने सीख जाता है। ठीक है, तो विकास की दर जो है सबकी डिफरेंट होती है। और कोई बच्चा ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा लेट ग्रो होता है, तो ये डिपेंड करता है ना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में जो है वो भिन्न होते हैं। आइए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आइए देख लेते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन जो है वो किसका है? मतलब ये कथन जो है वो सही है, गलत है, क्या है? सही है, क्योंकि विकास क्रम में जो है शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, कोरिलेट करता है, इंटर रिलेटेड है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो भाई बच्चे के उचित विकास को अगर सुनिश्चित करने के लिए अगर उसका स्वस्थ शरीर का जो विकास है ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो बिल्कुल है भाई। तो किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए
कह सकते हैं कि शारीरिक एवं अन्य विकास के साथ साथ इसका हर टाइप का विकास होना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये कथन जो है बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सही वाला कौन सा है, यहाँ पे 2 सही में दिया है, 2 गलत में। तो सही, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले स्थान पे आता है। नहीं यार, पहले स्थान पे नहीं आता है। शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, वो जो है वो विकास के अन्य, अगर मतलब देखो ना, अगर आपका पढ़ने का मन है लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, हम बीमार है, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? सिर दुख रहा है, कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो ये अंतर संबंधित है, मतलब इंटर रिलेटेड है। अगर एक चीज मतलब शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो ये रिलेट करता है, इंटर रिलेटेड। चलिए आइए बात करते हैं। इरफान जो है वो खिलौनों को तोड़ता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये तो, और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? हम उसकी हेल्प कर देंगे ना थोड़ी सी, भाई आजा अच्छे से तोड़ते हैं। उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई उसकी ऊर्जा जो है वो सही दिशा में संचालित करेंगे, या उसे समझाएंगे भाई खिलौने को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो मम्मी फिर से नहीं दिलाएगी। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ऐसा बहुत लोग करते हैं। उस पर हमेशा जो है वो नज़र रखेंगे, नज़र रख के ही क्या कर लोगे, जब नहीं रहेगा तब तोड़ देगा। तो यहाँ पे इरफान के बारे में पूछा गया कि वो अगर खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग करता है, तो हम क्या करेंगे? तो भाई जो इरफान है वो एक जिज्ञासु बालक है भैया। तो भाई बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका जो खिलौनों का तोड़ना है, उसके पुर्जों को देखना है, क्या दर्शाता है? भाई बालक इस तरीके का कार्य क्यों कर रहा है? जिज्ञासा पूर्ण कर रहा है, उत्सुकता पूर्ण कर रहा है। तो इस प्रकार के बालक को हम कह सकते हैं कि भाई जिज्ञासु स्वभाव का है, और इसीलिए जो है वो इसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करनी चाहिए। इसलिए बालक का जो मानसिक विकास है वो सही दिशा में हो सके। उसको हम मोटिवेट करेंगे भाई और तोड़ो फोड़ो और इसमें से सीखो, ऐसा नहीं खाली तोड़ो फोड़ो, उसमें से उसको सीखना है, बिल्कुल सीखो भाई। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस रिलेटेड? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो ये बात करें यहाँ पे, अगर बच्चे के विकास के सिद्धांत को अगर समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, कह सकते हैं नितांत आवश्यक है भाई। इसके माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों के रुचि, व्यवहार और उनकी जो है वो संवेगों को मतलब सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे अपनी शिक्षण शैली का निर्माण कर सकता है, और इसी हिसाब से जो वो उन्हें वो प्रभावी रूप से संचालित भी कर सकता है। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ये जो है वो उनकी जो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियाँ हैं, इसको प्रभावी रूप से संबोधित करने में, उनकी जो डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स है, शैलियाँ हैं, स्किल्स हैं, उसको प्रभावी रूप से वो संबोधित करने के लिए यूज़फुल है, सहायता करता है टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कि भाई सब अलग अलग हैं, सब विशिष्ट है, सब यूनिक है, बट ऑफ कोर्स हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए यह एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके समान लक्ष्य होते हैं। तो भाई यहाँ पे पूछा प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो स्वयं में यूनिक है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो देखिए जो विद्यार्थी है ना, हर एक विद्यार्थी, आप और मैं भी जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो किसी न किसी विषय में जो है वो योग्य होगा, अर्थात कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और अपनी प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकता है। बिल्कुल मानते हैं ये चीज़। तो कोई भी दो विद्यार्थियों को अगर आप उठा लो तो हो सकता है कि एक जो है वो पढ़ने में ज़्यादा टैलेंटेड हो, एक हो सकता है उससे थोड़ा सा एवरेज हो, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, राइट। तो ये हो सकता है। तो उनकी अपनी योग्यताएं अलग अलग हैं, रुचियाँ डिफरेंट है, उनकी प्रतिभाएं जो है वो एक समान नहीं होती है। तो सब जो है अपने आप में विशिष्ट है, यूनिक है। नेक्स्ट क्या है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? बहुत बढ़िया कथन है भाई। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर कहते हैं कि सही है या फिर सही हो सकता है। देखो क्वेश्चन भी कहता है डाउटफुल है, सही हो सकता है। तो देखिए हमको आपको ये सबको पता है कि भाई किन्हीं भी 2 वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है वो
बायसनेस को ये जो है वो दिखाता है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, जिसको हम टोटली अपोज करते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन, यूँ चले जा रहा है। ये जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को है प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई, क्रिस्टीना, बड़ा बढ़िया नाम है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है, और क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते साथ ही स्क्रीन से क्वेश्चन भी ले जाती है। सी, क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है और वापस आने पे अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, दैट मीन्स असेसमेंट, या फिर सीखने के लिए आकलन। देखिए क्रिस्टियाना एक टीचर है और अपने बच्चे लोग को जो है वो, स्टूडेंट्स को जो है वो लेके जाती है किस पे, फील्ड ट्रिप पे ले जाती है। और फील्ड ट्रिप पे से वापस आने के बाद वो विद्यार्थियों के साथ जो टूर पे गए थे उस पर क्या करती है, डिस्कशन करती है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है, पूछ रहा है, ये किसकी ओर इंडिकेट करता है। तो देखिए किसी भी प्रकार के शिक्षार्थियों को जो प्रायोगिक और व्यवहारिक ज्ञान देने के बाद उस विषय पर उसके साथ जो है वो डिस्कस करके क्या देखा जा सकता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा, कितनी उसने लर्निंग की, क्या उसने त्रुटियां की हैं, क्या उसके अंदर जो कमियां थी वो है, उसको पता लगाना, और पता लगा के उसके बाद उसके अंदर जो है पुनः सुधार करने का प्रयास करना। इसी को हम क्या कहते हैं, सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट, है ना। सीखने का आकलन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मानव विकास, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पे जो है वो आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, या फिर आनुक्रमिकता। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, तो प्रतिवर्ती शब्द जो है इसका आशय क्या है, इसका मतलब होता है कि प्रतिवर्ती यानी कि पुनः प्रारंभ करना, और मानव जो है विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने के बाद पुनः प्रारंभ होता है। ऐसा सुना है? नहीं होता है भाई, पुनः नहीं प्रारंभ होता है। एक बार विकास हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, किशोरावस्था आ गई, तो क्या फिर से आती है? क्या बार बार आती है? नहीं ना। तो जो है वो प्रतिवर्ती जो है ये नहीं है, नहीं को करना है अंडरलाइन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भूल जाना, प्रतिवर्ती जो है इसका निगमन ये नहीं करता, या कह सकते हैं इस जो सिद्धांत है ये नहीं है इसका, ठीक है। मानव विकास के जो कुछ विशेष सिद्धांतों पे आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये प्रतिवर्ती सिद्धांत जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब ही होता है कि भाई पुनः प्रारंभ करना, पुनः से आरंभ करना। तो एक बार जब हमने सीख लिया है कोई चीज़, तो फिर भैया फिर से सीखने को, मतलब जो मैच्योरिटी की स्टेज आ चुकी है उसको वापस से मैच्योरिटी की स्टेज बार बार थोड़ी ना आएगी। एक बार इंसान परिपक्व हो गया तो वापस से चाइल्डिश थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। वो दो केसेस में हो सकता है कि एक तो ये तो पागल खाने मतलब पगला जाए तब हो सकता है, और दूसरा एक्सीडेंट वगैरह उसका हो जाए, कुछ दिमाग उमाग चले जाए बेचारे का, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, या फिर नियमित यानी कि जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं वो, या फिर विशेष विद्यालय जो स्पेशल स्कूल्स होती हैं उनमें। तो निःशक्त बच्चे जो हैं इनके लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना जो है इसका उद्देश्य है कि भाई एक निःशक्त बच्चे को शिक्षा का अवसर जो है वो उपलब्ध हो, और इसके लिए वो किस विद्यालय में आ सके भाई, बट ऑफ कोर्स ना रेगुलर स्कूल में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे, कहाँ स्पेशल स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, बस एक ही स्कूल याद रखो, रेगुलर स्कूल में जाना है, समकक्षियों के साथ बैठना है, नेगेटिव कमेंट्स के बारे में जो है वो उसको जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है आपको प्रॉपर आपको पता रहना चाहिए कि अगर याद करना, रटना, ये सारी चीज़ें के ऊपर जो हम हमारा एनसीएफ जो है वो बल बिल्कुल भी नहीं देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सीखने के बारे में सही है यहाँ पे, तो सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से जो है प्रभावित नहीं होता है।
पूछा है कि कौन सा कथन सही है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है या फिर बच्चों द्वारा की गई त्रुटि, ये संकेत करती है कि किसी तरीके का सीखना नहीं हुआ है, या फिर सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन आपका पूरा स्क्रीन पे है अभी। तो निम्नलिखित में से जो कथन है सीखने के बारे में सही है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जब संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो हम लोग और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। तो मूल रूप से जो है वो तभी सीखना होगा, है ना। तो सीखना जो है वो उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक भी हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। शिक्षार्थी का सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। टीचर सेटिस्फाई रहे ना रहे, बट शिक्षार्थी सेटिस्फाई रहना चाहिए, तभी जो है वो वातावरण प्रभावी रहेगा, सीखने के लिए अनुकूल रहेगा और वो जो है वो प्रॉपर तरीके से सीख सकता है। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य जो इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो ये निर्णय लेने की क्या भाई कि विद्यार्थी जो है वो अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना, उपचार करना, या फिर सीखने की जो है उसकी त्रुटियाँ निकालना। ये बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव कमेंट्स को आप लोग सीधे निगलेक्ट कर दिया करो। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, तो मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा है। तो मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं, है ना, किस लिए करते हैं, समझ गया ना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उसका निदान ही तो हम करते हैं ना, और उपचार करते हैं। पहले जो है उसका निदान करते हैं, फिर उसका जो है वो उपचार करते हैं। पहले ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं भाई क्या क्या कमी है इसके अंदर, फिर उसका उपचार करते हैं, भाई इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे तो भाई शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है वो उनका प्रत्यास्मरण मतलब जो फिर से स्मरण ये कह सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है, उनको जो है वो रिकग्नाइज करा देना, वापस से चीज़ों को जो है वो वापस से याद कराना कह सकते हैं, स्मरण कराना। तो ये किस में मतलब ये किस में महत्वपूर्ण साबित होता है, तो पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, या फिर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो भाई यहाँ पे कह सकते हैं हम कि भाई ये जो शिक्षार्थी है किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर अगर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो भाई नई जानकारी जो भी जोड़ेंगे ना वही उसकी पूर्व जानकारी को जोड़ने को जो है वो सीखने से समृद्ध बनाना। यानी कि पाठ को जब हम स्टार्ट कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो जो प्रीवियस नॉलेज आपका रिकॉल कराएंगे हम, तभी तो क्या होगा बच्चा, उससे जो नई जानकारी है उसको जो वो रिलेट कर पाएगा। अगर हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई आज तुम्हारे घर पे बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, तो मतलब क्या है, हम आज उसको जो है वो कक्षा में हो सकता है कि बारिश का लेसन जो है वो पढ़ाने वाले हैं और उस पर आधारित जो है वो क्वेश्चन उसको पूछेंगे, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिलेट कर रहे हैं। तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जो है वो जोड़कर सीखने में समृद्ध बनाता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए भाई क्या आवश्यक है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, भाई मतलब देखो नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, तो भाई सृजनात्मक उत्तर क्या होता है, क्रिएटिवनेस। और क्रिएटिवनेस आपका 1 नंबर 2 नंबर में कैसे आ सकता है, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं ना, मतलब इसका उत्तर यही है ना। जैसे एक सिंग वाला गेंडा कहाँ मिलता है, काजीरंगा में, और वो असम में। अगर आपने नहीं लिखा काजीरंगा तो कहाँ से नंबर मिलेगा। अब एक क्रिएटिव बच्चे को अगर पूछना है तो पूछेंगे ना भैया कि कौन से प्रकार का गेंडा मिलता है वहाँ पे, या फिर किस टाइप का है, तो ये बोलेगा ना भाई कि एक सिंग वाला गेंडा वहाँ पे मिलता है इस टाइप से। तो क्या है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक है, ठीक है। तो सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है, नए विचारों से होता है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं, और सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक ये है कि भाई छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को हम जो है वो इंडिकेट करें, उनको यही प्रश्न जो है वो लिया जाए, पूछे जाए, ताकि जो बालक जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों को समावेश करके वो बता सके कि भाई गेंडा तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो स्पेशल गेंडा यानी कि एक सिंग वाला है वो यहाँ पे मिलता है, यानी कि काजीरंगा में मिलता है। तो इस टाइप से यार मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है वो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, इसमें तो भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूछा है। शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, देखो नेगेटिव कमेंट आ गया, याद करने, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, तो ये पूछ सकते हैं हम बिल्कुल। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ जो है वो सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से जो है वो अंतःक्रिया करने, पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को। किसके लिए? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। मतलब अगर पता चल जाए कि इस लेसन को टीचर आज पढ़ाने वाली है, उसको पहले से अगर कोचिंग में, क्लासेस में, घर पर ट्यूशन में खुद से या फिर गाइड से पढ़ के चले जाएंगे, उसके बाद तो फिर देखो उनका हाथ तो क्लास में नीचे रहता ही नहीं है। तो उसको जो है ना रटंत विद्या चटंत ज्ञान, यही होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है याद ऐसे करना, इसको जो है वो प्रोत्साहित, मोटिवेट हमें नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे 3 more questions are left। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्य परीक्षा, दत्त कार्य या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे दत्त कार्य जो है वो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण जो है वो नहीं है बिल्कुल भी। तो दत्त कार्य जो दिया जाता है यानी कि होमवर्क, दत्त कार्य मतलब होमवर्क होता है, ठीक है। तो होमवर्क जो दिया जाता है वो रचनात्मक आकलन के लिए जो है वो उचित उपकरण बिल्कुल भी नहीं है। होमवर्क से कैसे होगा, ठीक है, उसको जो है वो नवीन विचारों को हमको प्रोत्साहित करना है, तो दत्त कार्य से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है तो उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य करना या फिर सघन अभ्यास कार्य करना। देखिए बात करते हैं विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, जो भी कमियाँ रह जाती हैं, तो उसके निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए? उसमें सुधार करना चाहिए, है ना। और समुचित जो उपचारात्मक कार्य है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट क्या है? समुचित उपचारात्मक कार्य। निदान के बाद हम क्या करते हैं? उसके लिए उपचारात्मक कार्य ही तो करते हैं ना, तो ये ऑप्शन भी आपका जो है वो एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो उपचारात्मक कार्य, देखिए निदान कहीं पे भी आएगा तो हमको क्या करना है? उसके लिए उपचार करना है, ठीक। तो निदान के साथ उपचार वाले जो भी वर्ड्स हैं आपको ये मतलब ध्यान में रखना कि कौन से आपके स्टेटमेंट में आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौतियों के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए एक विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बताने के लिए कारक के रूप में, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है इसको विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है यानी कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें जो है वो इसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।